नतीजों पर फोकस। इसमें पहली कंपनी हम बात करेंगे डिविस लैब, जिसके कि वीकेंड्स में नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे। रेवेन्यूज़ में करीब 22.5% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। एबिटा करीब 49% बढ़ा। मार्जिन्स 25% से बढ़कर 31% देखने के लिए मिले। नेट प्रॉफिट करीब 47% का जंप दिखाया उसने, 510 करोड़ रुपए आया, 348 करोड़ से बढ़कर। सनी सर, कैसे देखे आपने डिविस लैब के नतीजे? किस तरह से रीड करना चाहिए अब इनको? आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे डील लैब ने पोस्ट किया है एंड आई थिंक वन ऑफ द आउटलायर कंपनी रही है। अगर मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहे नतीजे हैं। और रिएक्शन भी अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करूं तो पॉजिटिव ही नजर आएगा, स्पेशली जिस तरह से बायो सिक्योर एक्ट की इम्प्लीमेंट होने की एक गुंजाइश है पोस्ट वन द ट्रम्प अज्यूम द रिज्यूम द ऑफिस इन द मंथ ऑफ जैन। तो मुझे लगता है कि डिजिट लैब कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द बायोसिक्योर एक्ट इन अ लॉन्ग टर्म। So definitely it's a portfolio stock again, one of the best in class company within the pharma space. तो आई थिंक मेरा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा डिजिट लैब को लेकर। कंस्ट्रक्टिव रहेगा। और दूसरा काउंटर सर, एशियन पेंट, इसकी तो आज काफ़ी तेज पिटाई हो गई है। रेवेन्यू करीब 5.5% गिरा, एबिटा 28%, मार्जिन्स तो करीब 500 बेसिस पॉइंट गिर गए एशियन पेंट के। और नेट प्रॉफिट 44% डाउन हुआ था। हालांकि नेट प्रॉफिट डाउन होने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इनके एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। सनी सर, पहले मैं आप ही से इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगा। सर, इसमें क्या ऐसी ख़राब बात थी? 3400 रुपये तक गया ये काउंटर, क्रूड ऑयल भी रेंज में ही रहा, उसके बावजूद इतना मार्जिन्स पर प्रेशर और एबिटा पर प्रेशर, नेट प्रॉफिट डाउन। सर, क्या कुछ बुरा हो गया इस कंपनी के साथ? आउटलुक मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे मार्जिन्स ठीक हो जाएंगे, आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट भी ठीक हो जाएगा। आई थिंक अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसका प्रेशर फर्स्ट टाइम हमने एशियन पेंट में आते देखा। अगर मैं डेकोरेटिव बिजनेस की बात करता हूँ जो कि वन ऑफ द मेन बिजनेस ग्रोथ ड्राइवर है फॉर एशियन पेंट, उसमें हमने देखा कि वॉल्यूम में तकरीबन 0.5% की डिक्लाइन आई है। एट द सेम टाइम रेवेन्यू 6 to 7% कहीं ना कहीं डाउन होते हमने देखा। और उसका उसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो एक्सटेंडेड मानसून के चलते में भी कुछ लोगों ने जो अपना पेंटिंग का जो एक प्लान होगा उसे मे बी पोस्टपोन किया होगा। एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जिस तरह से बढ़ी है उसके चलते मुझे लगता है कि जो मार्जिन में प्रेशर है वो क्लियर कट नजर आ रहा है। तो अगेन काफी दिग्गज प्लेयर्स ने ये पेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली है। इनफैक्ट बिरला ने ये भी कहा है कि दे वांट टू बी अ सेकंड लार्जेस्ट पेंट प्लेयर इन नेक्स्ट 2 to 3 years। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइसिंग प्रेशर भी है ओवरऑल पेंट एज इंडस्ट्री में। एट अ करंट जंक्चर में थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा एशियन पेंट से एंड वुड लाइक टू वेट फॉर वन मोर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, जो कि यूजुअली एक अच्छा क्वार्टर होता है पेंट इंडस्ट्री के लिए। तो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे के बाद में पेंट इंडस्ट्री को फिर से इवेल्युएट करके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। जी अंशुल जी, ये 2500 की रेंज में जून 2022 में आया था, जब ये लो लगा था जून 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के समय पर। सर, ये तो उन लेवल्स को भी तोड़ चुका है। ये इतना खराब हो गया चार्ट पर, कुछ है रिवाइवल के संकेत? देखिए, ये रेंज के बॉटम के आसपास है। रेंज का जो बॉटम बनता है वो रफली आता है 2516 रुपए के आसपास। प्रिसाइसली अगर लो बताऊं तो 2510 रुपए 70 पैसा, जो 13 जून 2022 को बना था। आपको एशियन पेंट्स बताने से पहले मैं एक बार याद दिला दूं, कोटक बैंक में जब इसका क्रेडिट कार्ड का कोई लफड़ा आया था और कोटक बैंक में एक्सट्रीम नेगेटिव न्यूज थी, कोटक बैंक भी अपने रेंज के बॉटम पे था और वहां से अब रेंज के मिड पे आ गया है और अब अगले 6 महीने में रेंज के हाई को ब्रेकआउट देगा। तो ये वो पोर्टफोलियो पीएमएस और म्यूचुअल फंड वाले काउंटर हैं जहां पे आपको बाई ऑन डिप्स करनी है, ना कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बाई ऑन डिप्स करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल रेंज के बॉटम पे है। यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए एशियन पेंट्स को। अगर आप 6 महीना 1 साल रख सकते हैं, वो पेशेंस वाला ट्रेड है, रख सकते हैं, तो यहाँ पे बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस लीजिए 2480 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और आराम से अगर 1.5-2 साल इस स्टॉक को छोड़ देते हैं तो क्रूड में यहाँ से $20-22 की डाउनसाइड दिख रही है जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। धीरे धीरे करके स्टॉक आपको 2900-2950 देगा, जहां पे क्वार्टरली वीवैप है। वो निकलने के बाद स्टॉक में 3400 रुपए का हाई मिलेगा। तो एग्जैक्ट रेंज के बॉटम पे आपको मिल रहा है।
यहाँ पे नहीं रिस्क लेंगे तो कब रिस्क लेंगे, जब इतना बढ़िया मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, रेंज के बॉटम पे मिल रहा है, 50-60 रुपए की रिस्क है और ऊपर में मान के चलिए कि 900 से 1000 रुपए की अपसाइड है, तो रिस्क रिवॉर्ड 20x का आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए स्टॉक को। ये होती है बात। देखिए यहाँ पर अब रिस्क ख़त्म कर दिया अंशुल जी ने, और जब 8% गिरा हुआ होता है ना, तो दर्शक सर यही सवाल, यही आंसर सुनना भी चाहते हैं कि 8% गिरा हुआ है, आज खरीदने नहीं खरीदूंगा तो कब खरीदूंगा। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पैटर्न्स। लेकिन सनी सर यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही आ गई है जो डिफेंस कंपनीज में रही है, या उससे रिलेटेड कंपनीज में रही है, कि रेवेन्यू 15% और प्रॉफिट में 10% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। सर इसको वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें या आउटलुक फ्रंट पर देखें, क्योंकि काउंटर तो अब ये डिफेंस वाले काफ़ी पिट चुके हैं ऊपर से। हाँ विवेक जी, एक मिनट में एक बार नतीजा देख लेता हूँ, मैं देख नहीं पाया था ड्यूरिंग जी सर बिल्कुल। 15% सर रेवेन्यू 108 करोड़ से घट के रेवेन्यू 91 करोड़ आया, और प्रॉफिट 34 करोड़ से घट के करीब 30 करोड़ की रेंज पर आया। और क्यू ऑन क्यू भी प्रॉफिट थोड़े वीक ही हैं, मतलब ग्रोथ नहीं है नतीजों में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। ये तो मैं खैर वाई ओ वाई हमने प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन क्यू ऑन क्यू भी थोड़े वीक है। काउंटर आज 4% नीचे भी है, 2230 रुपये चल रहा है। इसकी जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, वो थी 2323 रुपये की, यानी कि लगभग 100 रुपये नीचे ये काउंटर आज ट्रेड हो रहा है। आई थिंक मेरा ये मानना है कि जितने भी ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएशन डेफिनेटली होगा, बोथ फ्रॉम एग्जीक्यूशन और बिलिंग के पर्सपेक्टिव से। बट अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक देखता हूँ डेटा पैटर्न का, जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपने प्रेजेंटेशन में भी दिया हुआ है कि जो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक है अगले 2 से 3 साल का 20 से 25% का है। एट द सेम टाइम जो EBITDA मार्जिन है ये तकरीबन 35 से 40% के बैंड में कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहेंगे। एंड अगेन एट द सेम टाइम इट इज बैक्ड बाय दी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पाइपलाइन जो कि तकरीबन 2 से 3 हजार करोड़ की है अगले 18 महीने में, और एट द सेम टाइम डेट फ्री कंपनी है। तो अगेन a very good company business to ride on basically defense story. Short term fluctuation based on quarterly numbers definitely कंपनी में आते रहेंगे। बट सिर्फ एक चीज जो मुझे यहाँ निगेटिव लगती है वो है वैल्यूएशन। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्सपेंसिव है काउंटर, तो मे बी बाय ऑन डीप इज द राइट स्ट्रेटेजी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी भी है। और जब भी अगर मौका मिलता है कि यहाँ से और करेक्ट होता है तो ग्रेजुअली इन SIP रूट या ग्रेजुअल मैनर से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया है कि कोई भी गिरावट आती है और थोड़ा तो डीप में यहाँ पर ख़रीदारी करने की ही रहेगी इस काउंटर पर भी। लेकिन कुछ एक नतीजे जो आज आने वाले हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। उसमें बैंक ऑफ इंडिया, बलरामपुर चीनी, BEML, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को और ONGC, ये मेन कंपनीज़ हैं जो, और आपकी स्क्रीन पर भी हैं काफ़ी सारे शेयर। ONGC, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, श्री सीमेंट, NMDC, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, बैंक ऑफ इंडिया, UPL, जुबिलेंट फूड, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान कॉपर, BEML, देवयानी इंटरनेशनल, रैमको सीमेंट, एलगी इक्विपमेंट, त्रिवेणी टर्बाइन, कॉनकोड बायोटेक, बलरामपुर चीनी और रिकोट। ये कुछ एक काउंटर्स, लेकिन ये सारे तो कवर नहीं कर पाएंगे हम। 2-3 काउंटर बात कर लेते हैं। अंशुल जी, आप हिंडाल्को को देख ही रहे थे। हिंडाल्को की जब सब्सिडरी के नतीजे खराब आ गए तो काउंटर ने रिएक्शन तो दे दिया है। हालांकि जो डोमेस्टिक प्ले था वो ये मानना चाह रहा है कि नतीजे ठीक रहने चाहिए। सर कैसे देखें अब हिंडाल्को को? एक इम्पैक्ट तो आ चुका है खराब वाला, क्या अच्छा वाला अगर आज नतीजे आ जाते तो कुछ बाउंस बैक कर पाएगा ये काउंटर? देखिए बिल्कुल बाउंस बैक करेगा, 645 के मेजर सपोर्ट पे है और लार्ज कैप्स वैसे भी तेज लग रहे हैं, तो यहाँ से एक बाउंस बैक में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 668 670 के जोन में। वो निकालने के बाद सीधा सीधा 720 रुपये दिखता है, तो लार्ज कैप्स फेवर में रहेंगे और स्पेशली ये नॉन फेरस, तो हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम दोनों आपकी नज़र में होना चाहिए, दोनों बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। बिल्कुल, तो हिंडाल्को सर को बेहतर लग रहा है। कुछ एक और काउंटर्स जो एक बार नतीजों पर देख लेते हैं नज़र। ONGC और BEML, बहुत सारे काउंटर हैं जहां पर कि आज नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। उसमें ONGC, NMDC और जुबिलेंट फूड, UPL, BEML, हिंदुस्तान कॉपर, इन सभी के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। सनी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ONGC और NMDC में क्या करें? ONGC चूँकि थोड़ा
ऊपर से ये भी नीचे आया है काउंटर, और एनएमडीसी लेकिन स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बोनस की खबर इसके साथ प्ले कर रही है। सर कैसे देखें इन दोनों काउंटर्स को? अगेन आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओएनजीसी इज अ प्रॉक्सी प्ले ऑन बेसिकली क्रूड ऑयल प्राइसेस, और अल्टीमेटली आपको अगर ओएनजीसी पे व्यू लेना है तो क्रूड ऑयल पर व्यू लेना होगा अगेन। बट अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओएनजीसी है 225-30 से लेके 300 के बैंड में ही काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं। और अगेन रादर देन टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो क्रूड ऑयल की जो ट्राइजेक्टरी है अकॉर्डिंगली उसको मिमिक करता है ओएनजीसी। तो आई वुड लाइक टू राइड ओएनजीसी बेस्ड ऑन द क्रूड ऑयल प्राइस मूवमेंट। अगर बुलिश ट्रेंड में है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेकर के प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि ऑफ लेट क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो चुकी है। आई मीन ऑन एक एक समय लग रहा था कि $100 हो जाएगा, देन अगेन वी आर बैक टू $70 बैंड। तो काफी सारे फैक्टर है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को ड्राइव करते हैं। और एट द सेम टाइम जिस तरह से ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो क्रूड ऑयल का आउटपुट है यूएस से इंक्रीज करेंगे टू पुल ऑफ द इन्फ्लेशन एंड टू पे ऑफ द डेट इन द यूएस इकोनॉमी। तो क्रूड ऑयल का अगर ओवरऑल आउटलुक सबड्यूड है तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी भी साइडवेज ही ट्रेड करेगा। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज एनएमडीसी। एनएमडीसी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी रिजनेबल है। हालांकि आयरन ओर के प्राइसेस के चलते डेफिनेटली इसमें भी स्टॉक में इम्पैक्ट हम देखते हैं। बट अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि एनएमडीसी इज ट्रेडिंग एट अ वेरी रिजनेबल वैल्यूएशन, और डेफिनेटली ये भी ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है।